to my channel. So today in this video we are going to read a class 9 chapter number 1st, that is the French Revolution. ठीक है. So इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम सेकंड टॉपिक तक कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसका 2.1 हम रीड करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फ्रेंच बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अभी तक हमने देखा था कि किसने इस चीज़ के लिए आगे रेज़ किया था क्वेश्चन, क्या किसने किया था. 4 अगस्त 1789 में हुआ था ना. और किसने किया था, जो हमने दो देखे थे. कौन दो पर्सन थे वो? मिराबियो एंड अबेसीज ने. किसने किया था? मिराबियो एंड अबेसीज ने. अबेसीज जो थे वो एक प्रीस्ट थे, यानी कि क्लर्जी फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करते थे. और जो मिराबियो थे वो एक नॉबिलिटी से थे, तो नॉबिलिटी यानी सेकंड एस्टेट से वो बिलोंग करते थे. ठीक है. तो इन्होंने 4 अगस्त 1789 को क्या करा था, वो मतलब एक टाइप से अनाउंसमेंट हो गई थी कि इस टाइम पर जो फ्रेंच है वो क्या कहलाएगा, इस डेट से क्या कहलाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और लुई 16 ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया था. ठीक है. अब आगे चलते हैं. द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. ठीक है. नेशनल असेंबली जो है कंप्लीट कर चुकी थी अपना ड्राफ्ट ऑफ द, जो बचा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. तो कब अनाउंसमेंट हुई थी? देखो, अनाउंसमेंट हुई 1789 में. कब हुई? 1789 में. और कॉन्स्टिट्यूशन कब कंप्लीट हुआ? 1791 में. ओके. तो ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट डेट था. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. मतलब इसके असली उद्देश्य क्या था इसे बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने का? क्या था कि भाई जो मोनार्क है ना, यानी कि जो राजा हैं, उनकी पावर को लिमिट्स कर देना. पावर क्यों लिमिट्स कर देना चाहते थे? बिकॉज राजा जो था ना वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से उसने डिवाइडेशन कर रखा था. अपनी मर्जी से वो हर रूल उन पर थोपता था, इल्ज़ाम लगाता था. लाइक उन्हीं को टैक्स पे करना है, उन्हीं को ही, मतलब जो फूड प्राइसेस है उनके लिए वेरी हाई थे वो. बिकॉज देखो, नोबिलिटी और क्लर्जी के पास मनी इतना था कि वो उनके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी. पर फॉर द थर्ड एस्टेट दिस इज़ वेरी बिग थिंग. ओके. So these powers, instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive and judiciary. This made France a constitutional monarchy. ठीक है. इसके कारण क्या हुआ? अब देखो, अब जो पावर थी ना वो सिर्फ एक पर्सन के हैंड में नहीं थी, यानी कि राजा के हैंड में नहीं थी. वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी 3 चीज़ों में. किस में? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में. ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना. किन 3 इंस्टीट्यूशन में डिवाइड हुई थी वो. ठीक है. मेन पॉइंट है. और इसी ने फ्रांस को क्या बनाया था? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया था. ठीक है. याद रहेगा. ओके. फिगर पॉइंट 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क. अब जो फिगर पॉइंट 7 यानी कि जो नीचे फिगर है ना, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि कैसे जो फ्रांस का जो सिस्टम था ना, पॉलिटिकल सिस्टम, वो कैसे वर्क करता था. ठीक है. अभी हमने देखा 3 इंस्टीट्यूशन में डिवाइडेशन हुआ था. तो कौन सा? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है. अब सबसे पहले देखो कि लेजिस्लेचर कैसे वर्क करता था. कैसे कि भाई नेशनल असेंबली बनी, उसमें कितने लोगों की बनी? 745 मेंबर्स. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसे ध्यान रखना बहुत अच्छे से. ठीक है. जो सिस्टम था कैसे वर्क करता था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. ठीक है. अच्छा, अब देखो, लेजिस्लेचर था, कैसे वर्क किया? नेशनल असेंबली बनाई 745 मेंबर्स की. ठीक है. 745 मेंबर्स की क्या बन गई? नेशनल असेंबली. फिर उनको वोट किया, मतलब वो बनी कैसे? वो वोटिंग सिस्टम से हुआ बाय 50,000 मैन. ठीक है. अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, 50,000 मैन थे, 50,000 मैन थे. ठीक है. उन्होंने क्या किया? इलेक्शंस किया, तो इस कारण वो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई. अब 50,000 मैन में भी कौन से लोग थे? देखो मैं एक सेकेंड इसको स्क्रीन को स्लाइड करती हूँ. देखो, एक्टिव सिटीजन्स एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन. और पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स, अबाउट 3 मिलियन मैन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो. मतलब अभी भी देखो इतना कुछ अच्छा डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो सिस्टम है वो ख़त्म नहीं हुआ अच्छी तरीके से. अब भी क्या है, कुछ ही लोग जो है राइट टू वोट में हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें राइट टू वोट नहीं है. लाइक कौन से लोग हैं जिन्हें राइट टू वोट नहीं है? देखो, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25. ठीक है. अबाउट 3 मिलियन मैन, नो वोटिंग राइट्स. क्यों नहीं था उनको? अभी हमने देखा भी था कि क्यों नहीं होता था इन कुछ लोगों को राइट्स. बिकॉज वो टैक्स पे नहीं किया करते थे. ठीक है. ये वाला जो पॉइंट है, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, इसे ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम आगे चलते हैं किसकी तरफ?
एग्जीक्यूटिव की तरफ कि ये कैसे इन्हें कंट्रोल करता था। कौन कंट्रोल करता था इन्हें? कौन कंट्रोल करता था? किंग, ठीक है। और किन से निकल कर आया है? नेशनल असेंबली से निकल कर आया है, ठीक है। और नेशनल असेंबली किसके अंडर कंट्रोल थी? मिनिस्टर्स के अंडर कंट्रोल, ठीक है, समझ में आ गया। फिर अब देखो ये जो वोटिंग सिस्टम हो रहा था, वोटिंग सिस्टम के कारण ही क्या बना? जज। और जज कौन होता था? जज इज द सुप्रीम पावर टू एग्जीक्यूट एवरी एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट और एंड लेजिस्लेचर अपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि जो जुडिशरी यानी कि जो जज था ना, वो हर किसी को जज कर सकता था, ऐसे समझो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये फिगर समझ में आया होगा। ये डायग्राम क्या वर्क्स, मतलब इसमें क्या बताया? द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, यानी कि जब फ्रेंच क्या बन चुकी थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तब क्या सब हो रहा था, कैसे ये तीनों जो इंस्टीट्यूशन से वर्क कर रहे थे, ये हमने इसमें देखा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose the assembly. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1791 का, वो जो पावर थी ना, मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली, ठीक है, उस पावर से ही क्या बने थे? लॉज बने थे बाय इन द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी, ठीक है। सिटीजन्स तो थे वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जो उन्हें इलेक्टर्स पसंद आए थे, सिटीजन्स ने क्या किया? उनके लिए वोट किया। हु इन रिटर्न चूज द असेंबली, जिन लोगों ने क्या किया? उनके बदले में उसको क्या किया? चूज़ किया, किसको? नेशनल असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजन्स हाउ एवर हैड द राइट टू वोट। अभी मैंने बताया आपको कि पार्शलिटी थी, अभी क्या कि एवरी सिटीजन हैज़ नॉट राइट टू वोट, ठीक है। ओनली मैन above 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of laborer's wage were given the status of active citizens. अब इसमें क्या है कि अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी राइट टू वोट नहीं है। तो किन लोगों को है वो राइट टू वोट? अब देखो, जिन्हें नहीं है वो तो समझ में आ गया, पर किन्हें है वो देखो, 25 साल से ज़्यादा मैन, ओनली मैन, ध्यान रखना, जो कि टैक्स पे करते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, ठीक है ना। मतलब एक लेबरर की 3 दिन की जितनी सैलरी होती है, वेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स पे करता है तो ही वो वोट कर सकता है। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास एज पैसिव सिटीजन, ठीक है। जो रिमेनिंग थे, जो वोट पे नहीं करते थे या फिर जो वोट नहीं देते थे या टैक्स पे नहीं करते थे, उन लोगों को किस में काउंट किया गया? पैसिव सिटीजन में, ठीक है। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, ठीक है। अगर किसी को इलेक्शन में जाना है या इलेक्टर बनना है तो उसको क्या करना था? ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स पे करना था, ठीक है। आई होप ये आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये 3rd पैराग्राफ है, जिससे कि 2.1 पैराग्राफ टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं 3rd पैराग्राफ को। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसका डिक्लेरेशन कर दिया कि राइट सबको मिलना चाहिए, मैन को भी और सिटीजन को भी। राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड inalienable rights, that is they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural rights, ठीक है। ये क्या? अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हो गई तो हर किसी को राइट मिल गया। कौन कौन से राइट्स थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 मार्क क्वेश्चन में ना ये इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्या कि भाई उन्हें बताओ कौन कौन से राइट्स मिले। तो यहाँ से लेकर राइट से लेकर जितने भी राइट्स बताए गए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ तक, ये तो हो गए मेन राइट्स जो उन्हें दिए गए थे। और ये कैसे इस्टेब्लिश किए थे? किस फॉर्म में? नेचुरल एंड इनएलिएनेबल, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। और ये हर किसी को, ये किसकी ड्यूटी थी? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी थी कि ये क्या करे? हर सिटीज़न के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। आई होप ये आप सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। 2.1 वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, उसके लिए मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ टॉपिक नंबर 3rd, उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इसके बाद हमें रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स दिए हुए हैं, तो उन्हें एक बार देख लेते हैं फटाफट से। रीडिंग पॉलिटिकल सिम्बल्स, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल सिम्बल्स क्या थे? द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th century कुड नॉट रीड और राइट। जो लोग
पढ़ नहीं सकते थे या जो लोग लिख नहीं सकते थे, सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्टीड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट आइडियाज़। भाई एक बात जो इतना सब कुछ कम्युनिकेट करें, इतना सब कुछ बोल के बताएं, तो इससे अच्छा है कि कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स बना दिए जाएँ जो हर एक चीज़ के लिए वेरीफाई हो, यानी कि वो उसको दर्शाएंगे, ठीक है। द पेंटिंग बाय द ली बारबियर यूजेज मैनी सच सिम्बल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिम्बल्स। कौन थे? अच्छा, किसने लिखा था? मैं सिम्बल्स को कन्वे किसने किया था? ली बारबियर ने। ध्यान रखना इसका नेम ली बारबियर, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या सिम्बल्स बनाए थे जो हु कैन नॉट रीड एंड राइट, उन लोगों के लिए, ठीक है। क्या था? द ब्रोकन चेन, ठीक है। द ब्रोकन चेन ये किसको रिप्रेजेंट करती थी? चेन्स फॉर यूज टू फेटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, ठीक है। ऐसी चेन जो स्लेव्स को बंदी बना कर रखती थी। और ये ब्रोकन चेन का क्या मतलब है कि ये एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, जो राजा के जो अत्याचार से उनसे फ्री होने का जो एक्ट है उसको ये शो करती है, ठीक है। यानी कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा था, फ्रांस के लोगों को पता होना चाहिए, इसके लिए भी ये सब बनाए गए थे। द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, अब इसका क्या मतलब है? One road can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. इसका क्या मतलब है? Strength lies in unity. अच्छा, इससे तो बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आ जाती है जिसे हमने बहुत बार सुना है कि वो कैसे वो जो राजा नहीं, आई थिंक कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है, वो अपने बेटों को लड़ाई सॉल्व कराने के लिए इस तरीके से एक स्टोरी सुनाता है कि स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, वो यूनिटी, वो भी उन्हें रोड देता है पर वो ब्रोकन हो जाती है, इसलिए वो बंडल ऑफ रोड्स देता है, वो इजीली ब्रोकन नहीं होते। तो ये वही वाला सिस्टम है। ये भी क्या करता है भाई, किसी भी चीज़ की यूनिटी शो करने के लिए इन्होंने इस तरीके से एक सिंबल रिप्रेजेंट किया। अब है द आई विद इन ए रेडिएटिंग लाइट, ठीक है। एक चमकती हुई ट्राइंगल वाली आई, और मतलब एस टाइप की आई की ऐसा ट्राइंगल है और उसके अंदर आई है और फिर वो चमक रही है, ऐसा देख सकते हो आप, डायग्राम में भी बना हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? द ऑल सीइंग आइज स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। मतलब जो ना समझता के बादल हैं उन्हें कौन हटा देगी? द रेज ऑफ सन, ठीक है, वो उन्हें हटा देगी। यानी कि एक समझदारी का ये निशान है, ठीक है, कि कैसे समझदारी से पॉलिटिकल थिंकर्स ने राजा को इतना मनाया कि वो किसके लिए मान गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए मान गया, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कैप्चर में। ये स्कैप्चर क्या है? सिंबल ऑफ रॉयल पावर, कि अगर रॉयल पावर दिखानी, लाइक राजा की पावर दिखानी, तो ये उसके लिए सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग। स्नेक जो है अपनी ही पूंछ को खा रहा है, लाइक टेल को खा रहा है, वाई? टू फॉर्म ए रिंग। अब रिंग क्यों बना रहा है वो देखो। सिंबल ऑफ एटर्निटी, अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग और नो एंड। एटर्निटी यानी कि जिसकी कोई शुरुआत ना हो, ना ही जिसका कोई मतलब जिसका ना ही कोई अंत हो, ना ही कोई शुरुआत हो। इस टाइप से एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए एक सिंबल है ये, क्या? स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म ए रिंग, ठीक है। हम कुछ नेक्स्ट सिंबल्स और है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। ये फर्स्ट है रेड फ्रीजियन कैप, ठीक है। कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। अच्छा, ये कब पहनी जाती थी? कि भाई कोई कैदी है, उसको फ्री कर दिया गया, उसके बाद ये उसको पहनाई जाती थी ताकि पता चले कि हाँ ये कैदी था और ये इस तरीके से बंद था, ठीक है। अब ब्लू वाइट रेड, अच्छा अब ये क्यों है? ब्लू वाइट रेड द नेशनल क्लाउड कलर्स ऑफ फ्रांस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दो एक नीचे और है विंग्ड वुमेन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली ये पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें देखो नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस पता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीके क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। तो क्या हो गई? वाइट, ब्लू एंड रेड, ठीक है। तो देख सकते हो इसमें इमेज हालांकि इतनी क्लियर नहीं है, फिर भी देखो, दिस इज़ वाइट, दिस इज़ ब्लू एंड दिस इज़ रेड, ठीक है। ये इस तरीके से शो कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है द विंग्ड वुमेन, उस पर चलते हैं। वो ये रही, देखो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ कैसे, मतलब इतने अच्छे तरीके से इन्होंने, देखो कितने अच्छे तरीके से सिंबल्स का मोनेटाइजेशन किया। देखो ये विंग्ड वुमेन है और ये किसको पर्सोनिफिकेशन कर रही है? एज ए लॉ, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज ए लिविंग थिंग शो करना, ठीक है। अब द लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट मतलब ये इस टाइप से कुछ दरवाजे से बना रखे हैं और इनको लॉ टैबलेट का है। और उसका क्या मतलब है? द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ये बात ही इस पर लिखी हुई, जो क्लियरली नहीं आ रहा है ना, इस पर यही चीज़ लिखी हुई है। क्या? एक पेज पे तो लिखा है द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड द सेकेंड पेज पे लिखा है ऑल आर इक्वल बिफोर
इट, ओके, यानी कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच more videos related to my channel. Okay, bye bye.